नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। WHO के मापदंड के अनुसार मध्य प्रदेश में आबादी के मान से 87,000 डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन प्रदेश में फिलहाल 38,000 डॉक्टर ही मौजूद हैं। डॉक्टरों के मामले में मध्य प्रदेश से अच्छी स्थिति अन्य राज्यों की है। महाराष्ट्र में 1,73,884, कर्नाटक में 1,20,261, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1,05,87 डॉक्टर नागरिकों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश भी मध्य प्रदेश से आगे हैं। गुजरात में फ़िलहाल 66,944, उत्तर प्रदेश में 77,549 और राजस्थान में 43,338 एलोपैथी डॉक्टर हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश की आबादी 7,27,00,000 थी, जबकि वर्ष 2022 में होने वाली जनगणना में मध्य प्रदेश की आबादी 8,50,00,000 के आसपास पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। एक दशक में प्रदेश की आबादी 20% बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश में उस अनुपात में नहीं बढ़ी। मध्य प्रदेश गठन के वक्त मध्य प्रदेश में 7,400 एलोपैथी के डॉक्टर पंजीकृत थे। इतने साल बाद भी पंजीकृत एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या 38,180 ही पहुँच पाई। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथी डॉक्टरों की आज भी कमी महसूस की जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस कमी को कुछ हद तक कम करने के प्रयास किए थे, जिसमें MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पूरी करने के बाद 1 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी करना अनिवार्य किया था। लेकिन मेडिकल छात्रों के अड़ियल रवैये के चलते सरकार के ये प्रयास भी नाकाफ़ी दिख रहे हैं। हर साल मेडिकल के ज़्यादातर छात्र डिग्री लेने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से मना कर देते हैं। इस साल 5 मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन के 1,693 स्टूडेंटों ने डिग्री लेने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी करने से मना कर दिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नियम बनाए हैं कि गांव में ड्यूटी नहीं करने पर सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस की 5 गुना राशि भरना होगी, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से निकले डॉक्टर को 10 लाख की राशि देने का प्रावधान किया गया है। स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करने वाले गांव नहीं जाते हैं तो छात्रवृत्ति की राशि लौटाना होगी। गांव नहीं जाने और बॉन्ड की राशि नहीं लौटाने पर डॉक्टरों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन की फ़ीस भी जमा करना होगी इन MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को। बॉन्ड की राशि नहीं भरने पर भू राजस्व संहिता के तहत इस राशि की वसूली कुर्की से की जाएगी। इन सब प्रावधानों के बावजूद मेडिकल के छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से लगातार मना कर रहे हैं। इस मामले में सरकार ने भी अभी तक सख्त रवैया नहीं अपनाया। इधर मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीट्स के मामले में भी मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों से स्थिति अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश में 2,920 सीट्स हैं, जबकि कर्नाटक में 8,645, महाराष्ट्र में 7,080, उत्तर प्रदेश में 5,224, गुजरात में 4,300, तमिलनाडु में 6,350 और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 4,350 सीट्स MBBS की हैं। दरअसल WHO के जो मापदंड हैं उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में आबादी के मान से 87,000 डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन उस अनुपात में डॉक्टर नहीं है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सूर्यकांत जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी लंबे समय से चली आ रही है। तमाम प्रयास के बाद भी ये जो कमी है वो दूर नहीं हो पा रही है। आबादी के मान से 87,000 डॉक्टर होने चाहिए नागरिकों की सुविधा के लिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो है वो मध्य प्रदेश में 38,000 डॉक्टर ही हैं जो पंजीकृत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो और भी खराब है। क्या कहेंगे आप? देखिए निगम साहब, प्रदेश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से सरकार ही दोषी है जी, क्योंकि जैसा कि आपने अपने उसमें कहा भी है जी, मध्य प्रदेश में
चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में जरूर प्रयास किए गए नए मेडिकल कॉलेज खोलने के, और वो मेडिकल कॉलेज शुरू भी हो गए, उनसे छात्रों का निकलना अब शुरू कुछ साल बाद होगा जी। लेकिन आप खासतौर पर जब देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर भारी कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, स्टाफ नर्स की भारी कमी है जी। तो निश्चित रूप से अगर सरकार चाहे तो इन कमियों को दूर किया जा सकता है। सरकार स्टाफ नर्स की भर्ती नहीं करती है, अन्य स्वास्थ्य अमले की भर्ती नहीं करती है। जब उसे लगता है कि सिर से पानी निकलने वाला है तब वो कुछ मात्रा में पद निकालती है और प्रयास करती है कि उन अमले की जो भर्ती हो वो संविदा के आधार पर हो। तो ऐसे जब सरकार की नीति होगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य अमले की रुचि सरकारी की अपेक्षा प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होगी। अब आपको बता दें, जब आप डिग्री देते हो, डिग्री के साथ जब उन्हें एडमिशन देते हो तो उसमें जो आपने प्रावधान कर रखे हैं कि सरकारी नियम के अनुसार डिग्री लेने के बाद चिकित्सकों को ग्रामीण इलाकों में काम 1 साल या 2 साल की सेवा देनी होगी, लेकिन वो सेवा देते नहीं। तमाम तरह के कानूनी प्रावधान होने के बाद आखिर सरकार में सख्ती करने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? सरकार हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाती है? तो सरकार का जो ढुलमुल रवैया है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो है वो सरकार की नीतियां और रीतियां हैं। सरकार चाहे तो ऐसा कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं रह सकता है जहां पर चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या में पदस्थापना ना की जा सके, क्योंकि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के मामले में अगर आप जाएं तो जो नीति बनी है वो 40 साल पुरानी नीति है। सरकार उस नीति को बदल नहीं पाई है। आखिर क्यों नहीं बदली है आपने? ये विचारणीय प्रश्न है। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश में अच्छी हो और स्वास्थ्य अमले की भर्ती हो और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी लोग हैं वो सरकारी तंत्र में विश्वास रखें और उनका विश्वास बढ़े और वो उस तरफ आकर्षित हों। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 1980 के बाद से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए जो भर्ती नियम बने थे वो आज तक नहीं बदले गए हैं। आखिर क्यों नहीं बदले गए हैं? और डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों को लेकर सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है, चिकित्सकों की ना तो पेंशन पॉलिसी आपने रिव्यू की है, प्रमोशन का भी वही हाल है, साथ में वेतनमान को लेकर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर वही चिकित्सक प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें सरकार की अपेक्षा कई गुना अधिक वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा कि वो अपना आर्थिक नुकसान करके सरकारी उसमें जाए और तमाम तरह के दबावों का सामना करे और वहाँ पर नेताओं और आला अफसरों की मनमानी को सहन करे। निगम साहब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी वही होता है जो मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं तो उनकी पदोन्नति का मामला हो या अन्य तरह की सुविधाओं का मामला, पद रिक्त होता नहीं है और उन्हें पदोन्नति दे दी जाती है और उन्हें सारी सुविधाएं कई बार तो समय से पहले दे दी जाती है। तो इस तरह की जब स्थिति राज्य में होगी तो कैसे सुशासन आएगा, कैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी? आईएएस के मामले में तो ये कहा जाता है कि वो समय से पहले पदोन्नतियां पा जाते हैं। जी हाँ, वो तो रिटायरमेंट के पहले उनके आदेश जारी हो जाते हैं कि हाँ, और रिटायरमेंट के पहले तय हो जाता है कि किस आईएएस अफसर का कहाँ पर पुनर्वास करना है। तो रिटायरमेंट के बाद भी वो किस तरह से सरकारी सुविधाओं का उपभोग करे उसको तय कर दिया जाता है। और आईएएस ही वो अफसर होते हैं, ऐसी सेवा के अफसर होते हैं जिनके हाथ जो प्रशासन का संचालन करते हैं, जो चाहे तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ग के अफसरों को सिर्फ अपने स्वयं की पड़ी रहती है किस तरह से उन्हें पदोन्नति मिल जाए, किस तरह से उन्हें अन्य तरह के सरकारी लाभ मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाएं विभिन्न तो विभिन्न, क्योंकि उन्हें वो तमाम सुविधाएं हासिल होती हैं, वो एक बड़ा वेतन मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो उनके पास तो पैसा होता है तो वो तो नहीं अस्पतालों में जाकर इलाज करा लेते हैं। सुरकांत जी, ये अब डॉक्टरों की स्थिति तो जो है वो सब सामने दिख ही रही है। ऐसे में कोरोना की जो तीसरी लहर दस्तक देने वाली है, वैज्ञानिक भी बोल चुके हैं और केंद्र सरकार भी निर्देश में इस संबंध में जानकारी दे चुकी है। तो जो मध्य प्रदेश में तैयारियां हैं
तीसरी लहर को लेके या कोरोना से आगे लड़ने के लिए, उसको क्या आप काफ़ी समझते हैं कि जो है, या और ज़रूरत है, या सरकार ने जो तैयारियां थी उसको तीसरी लहर के अनुरूप कर लिया है कि आने वाले समय में उससे लड़ा जा सके? क्योंकि दूसरी लहर में अपन सभी ने देखा है कि किस तरह से अफरा तफरी मची थी जब एकदम से महामारी फैली, खासकर अप्रैल के बीच में और मई के बीच में, जो ये 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में जो दौर चला था। तो वैसी अफरा तफरी फिर ना बचे, तो उसके लिए आपको लगता है कि डॉक्टरों की, स्वास्थ्य सुविधा की, दवाइयों की और जो उपकरण हैं उन सब की पर्याप्त इंतजाम हो चुके हैं या अभी करने बाकी हैं? तो क्या हो पाएंगे जब तक? क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी दावे तो हैं कि उन्होंने कोरोना इलाज के लिए, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए तमाम तरह की जो दवाओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन अपन ने ये भी देखा सुरकांत जी की ब्लैक फंगस में कितनी दिक्कत आई अभी दवाइयों को लेके और ये सारी चीजें। मैं बोल कह रहा हूँ, सरकार का दावा तो है कि उन्होंने पर्याप्त दवाओं का भंडारण कर लिया है, दवाएं खरीद ली है, स्टोरेज करके रखे हैं, अगर किसी लहर आती है तो इस तरह की कोई अफरा तफरी न मचे। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं उसमें समझी जा सकती है कि सरकार की तैयारियां किस तरह की चल रही है। ब्लैक फंगस के खाली राजधानी का आप मामला ले लो तो हमीदिया अस्पताल में भर्ती करीब 40 मरीज है और 20 मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती, एम्स में भर्ती हैं। लेकिन उनके परिजनों को किस तरह इंजेक्शन के लिए किस तरह से जो दवा और गोली दी जाती है उसमें जो लंबे समय तक खानी होती है, उसके लिए कितना परेशान पहले होना पड़ा है और अब भी वो उस कठिनाई से जूझ रहे हैं। तो सरकार तो दावे करती है, सरकार के दावे भरोसे करने लायक कभी नहीं रहे हैं, तो खासतौर पर स्वास्थ्य जैसे मामले में। अब आप तीसरी लहर की जब बात आती है तो सरकार कहती है कि हम अधोसंरचना का विकास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। तो भाई, ऑक्सीजन तमाम जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार द्वारा तो पिछले साल ही पैसा दे दिया गया था और अनुमति दे दी गई थी। आखिर अब तक सरकारें क्या करती रही? जब वो ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मची हो, ऑक्सीजन के अभाव में दर्जनों लोगों की मौत हुई है एक दिन में, तब जाकर सरकार की नींद खुली और अब ऑक्सीजन प्लांटों को बनाने का काम किया जा रहा है। उनमें भी अभी फिलहाल लेट लतीफी चल रही है, कई जगह तो हालत ये है तो उनके लिए स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, या चबूतरा बना दिया गया है, या शेड बना दिया गया है, लेकिन जो उसके लिए संयंत्र आए हैं वो संयंत्र नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका निर्माण अटका हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल तो ठीक है, सामान्य दिनों में भी जब अस्पतालों को डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझना पड़ता है, तो ऐसे में तीसरी लहर आएगी तब आप क्या करेंगे? आज सरकार को चाहिए था कि वो जो समय मिला है इस 3-4 महीने में अधिकतम अधिकांशता अस्पतालों में चिकित्सकों की भर्ती कर उनकी पदस्थापना कर दे। लेकिन सरकार ने भर्ती के नाम पर कितनी जगह निकाली, सिर्फ 750 पदों पर भर्ती कर रही है, उसमें 500 पद तो स्टाफ नर्स के हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति बनने वाली है, क्योंकि डॉक्टर पहले से ही परेशान है। तो पहली लहर, फिर दूसरी लहर, फिर कोरोना 15, इस समय में पूरे अमले की कमी की वजह से उन्हें 18 से लेकर 20 घंटे तक अस्पताल में ड्यूटी देनी पड़ी है। अगर यही तो तीसरी लहर निसंदेह रूप से फिर अफरा तफरी वाली साबित होगी। जी, नहीं लगता सरकार को समय पे चेतना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सुरकांत जी, जो मेडिकल कॉलेज के अपन छात्रों की बात कर रहे थे, उसमें सरकार को कहीं ना कहीं सख्त रवैया अपनाना जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि ऐसे ये डॉक्टर नहीं जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो व्यवस्थाएं हो ही नहीं पाएंगी, और फिर कोरोना की चाहे तीसरी लहर हो या आने वाले दिनों में कोई और दूसरी बीमारी हो या इलाज के लिए नागरिकों को ज़रूरत हो, तो ऐसे में तो एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं वो उनको मिलेंगे नहीं। वो जो कहा जाता है कि झोला छाप डॉक्टर हैं, उन्हीं के भरोसे वो चलते रहेंगे, क्योंकि सख्त रवैया वो जो अपनाना चाहिए वो अपनाया नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए निगम साहब, सरकार की मंशा पर इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। सरकार चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं है तो सरकार के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना कर जाए, और खासतौर पर इस तरह के लोग जिनके लिए तमाम तरह के नियम कानून बने हुए, जिनके ऊपर तमाम पाबंदियों की तलवार लटकी रहती है, लेकिन सरकार अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करती है। क्यों नहीं करती है तो सरकार जाने। असल पर क्या है कि अगर सरकार शक्ति दिखाने लगे तो फिर तो बड़े शहरों में बड़े बड़े आलिशान जिन्होंने नर्सिंग होम बना रखे हैं करोड़ों रुपए करके, उनका क्या होगा? क्योंकि अधिकांश जो निजी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं या अच्छे सुविधाओं वाले अस्पताल खोले गए हैं, उनमें निश्चित रूप से राजनेताओं
और बड़े अफसरों की काली कमाई या तो लगी हुई है या उसमें अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भागीदारी है। तो उन्हें लगता है कि अगर वो शक्ति दिखाएंगे और ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से मुहैया हो जाएंगी तो वो वहाँ के मरीज यहाँ आएंगे नहीं। सूर्यकांत जी, ये सही कहा आपने कि जो सरकार को इस दिशा में सख्ती बरतना होगी, तभी मेडिकल के जो छात्र हैं वो अपनी मनमानी से रुकेंगे। अन्यथा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा डॉक्टरों की कमी बनी रहेगी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जाना नहीं चाहेगा। डॉक्टरों को प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा भुगतान मिलता है, वो वहाँ जाना मुनासिब समझेंगे। तो सरकार को इस दिशा में ध्यान देना होगा कि शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, समय पर मिलें, जिससे उनका इलाज बेहतर हो और मृत्यु की जो दरें हैं वो कम हो, लोगों को जो तकलीफ़ है वो कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी इनसाइड राजतंत्र से जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। थर्मल पावर प्लांटों के उम्र दराज होने और आए दिन कोयले की कमी का संकट खड़ा हो जाने के कारण सरकार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में सोलर प्लांट की स्थापना से सरकार का ये संकट काफ़ी हद तक दूर होगा। रीवा के बाद राज्य सरकार आगर जिले में सोलर प्लांट की स्थापना करवा रही है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आगर में 550 मेगावाट क्षमता की 3 यूनिट लगाई जाएंगी। निजी निवेश पर 1950 करोड़ की लागत से यह परियोजना 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। परियोजना से मार्च 2023 में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना में से एक रीवा सौर परियोजना में पिछले साल 3 जनवरी से पूर्ण क्षमता से उत्पादन भी शुरू हो गया है। आगर के बाद 1500 मेगावाट क्षमता के 2 सौर ऊर्जा पार्क जल्द ही स्थापना की जाएगी, जिसमें से एक शाजापुर जिले में और दूसरा नीमच जिले में स्थापित होगा। आगर परियोजना के लिए वित्तीय प्रस्ताव खोले गए, जिसमें ₹2.70 का न्यूनतम प्रस्ताव प्राप्त हुआ। परियोजना से और अधिक सस्ती बिजली प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रस्ताव से रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें चयन किए गए निवेशक द्वारा आगर परियोजना स्थापित की जाएगी। इन परियोजनाओं से प्रदेश को 1293 मेगावाट बिजली मिलेगी। शेष 207 मेगावाट बिजली भारतीय रेलवे को दी जाएगी। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना के साथ ही छतरपुर जिले में 950 मेगावाट और मुरैना में 1400 मेगावाट क्षमता की परियोजना की स्थापना पर भी राज्य सरकार काम कर रही है। आगर जिले में 550 मेगावाट क्षमता का जो सोलर प्लांट है वो राज्य सरकार जल्द ही लगाएगी। इसके लगाने के लिए प्रक्रियाएं जो ऊर्जा विभाग ने शुरू कर दी है, जल्द ही इसमें निवेशक तय करके ये योजना साकार रूप लेगी। आगर के बाद 1500 मेगावाट के 2 और सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे, जो शाजापुर और नीमच जिले में लगेंगे। निजी निवेश पर 1950 करोड़ की लागत से आगर परियोजना में ये सौर ऊर्जा का प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ये सौर ऊर्जा का जो प्लांट है वो 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया जाएगा और इससे जो है आगर के सोलर परियोजना से मार्च 2023 में विद्युत का उत्पादन शुरू हो जाएगा और बिजली जब मिलने लगेगी तो इसको सप्लाई किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित की गई थी। इस परियोजना से उत्पादन पिछले साल से शुरू हो गया है। राज्य सरकार और भी कई क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। जो प्लांट तत्काल अभी लगने के लिए कार्रवाई शुरू होने वाली है ऊर्जा विभाग के द्वारा, उसमें ओंकारेश्वर भी एक है, जहां पर 600 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित की जाएगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को राज्य सरकार शरीर की ज़रूरत के हिसाब से शारीरिक उपकरण मुहैया करवाती है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण
स्कूली दिव्यांग बच्चों को मिलने वाले शारीरिक उपकरण अनुपयोगी हो रहे हैं। सरकार मदद के लिए राशि खर्च कर रही है, लेकिन ये मदद स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चलते बर्बाद हो रही है। स्कूल के दिव्यांग बच्चों को शारीरिक उपकरण देने के लिए पहले नाप लेने का प्रावधान है। इस नाप के हिसाब से दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक उपकरण खरीदे जाते हैं। स्कूलों में इन बच्चों को शारीरिक उपकरण देने के लिए बाकायदा नाप ली जा रही है। नाप लेने के 2-3 साल बाद दिव्यांग बच्चों को शारीरिक उपकरण बांटे जा रहे हैं, जिससे ये उपकरण दिव्यांग बच्चों के किसी काम नहीं आते। दरअसल उम्र बढ़ने से 2-3 साल पहले ली गई नाप से बुलवाए गए शारीरिक उपकरण छोटे रहते हैं, उनको शरीर में लगाकर इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पाता। जबलपुर की एलिमको कंपनी पिछले 4 साल से जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा दिव्यांग बच्चों के शारीरिक उपकरण की सप्लाई कर रहा है। दिव्यांग बच्चों को ये शारीरिक उपकरण सर्व शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान के तहत वितरित करवाए जाते हैं। इस तरह की लापरवाही स्कूल शिक्षा विभाग में वर्षों से चल रही है। मामला विधानसभा में उठने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने मामले की जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का इसी साल 16 फरवरी को विधानसभा में आश्वासन दिया था। विभाग ने जांच के लिए जिला कलेक्टरों और जिला मिशन संचालक को जिम्मेदारी सौंपी थी। इस मामले में प्रदेश के 2 दर्जन जिलों से राज्य शिक्षा केंद्र को अभी तक जांच प्रतिवेदन ही नहीं भेजा गया। जिन जिलों से इस मामले का जांच प्रतिवेदन नहीं आया उनमें आगर मालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, धार, डिंडोरी, ग्वालियर और हरदा शामिल हैं। इसके अलावा जबलपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा जिले से भी जांच प्रतिवेदन नहीं आया। अब ये मामला एक बार फिर विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजेगा। विधायक ने इस मामले में विधानसभा के माध्यम से पूछताछ की है। दिव्यांग स्कूली बच्चों के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के जो मैदानी अफसर हैं वो खासी लापरवाही बरत रहे हैं। 2-3 साल पहले नाप लेने के बाद उनको उपकरण सप्लाई किए जाते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ ये उपकरण उनके लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। ये मामला विधानसभा में भी गूंजा था, लेकिन इस मामले की जांच का आश्वासन देने के बाद भी कलेक्टर और जिले के जो शिक्षा विभाग के अफसर हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज पुलिस महकमे से जुड़ा एक प्रसंग, बेहद रोचक प्रसंग, खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। सूबे के एक जिले में पदस्थ 2 महिला अफसरों के बीच जमकर झगड़ा चल रहा। दोनों ही महिला अफसर पुलिस महकमे की हैं। एक जिले की पुलिस कप्तान है तो दूसरी उन्हीं के मातहत काम करने वाली एडिशनल एसपी हैं। पुलिस कप्तान और एडिशनल एसपी के बीच चल रहा विवाद आजकल खूब चर्चा में बना हुआ है। मज़ेदार बात तो ये है कि एसपी अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने एडिशनल एसपी से सरकारी वाहन छीन लिया। इतना ही नहीं, पल पल की जानकारी लेने के लिए एडिशनल एसपी के पीछे पुलिस का खुफिया तंत्र भी लगा दिया। एडिशनल एसपी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उनका जब भी एसपी से आमना सामना होता है तो उन्हें प्रोटोकॉल के तहत एसपी को सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन विवाद इतना हद तक बढ़ गया है, जब भी उनका एसपी से सामना होता है तो वे प्रोटोकॉल ही भूल जाती हैं और एसपी को सैल्यूट भी नहीं करती हैं। ये विवाद डीजीपी तक पहुंच गया। दोनों महिला पुलिस अफसर के झगड़े के किस्से सुनने के बाद 16 साल पहले इसी तरह के एक घटनाक्रम की याद ताज़ा हो गई, जब राजधानी भोपाल के तत्कालीन एसपी पवन श्रीवास्तव का और उनके मातहत ड्यूटी करने वाली महिला डीएसपी के बीच विवाद चला था। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चले कि जिस जिले की बात हो रही है वह महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। एसपी के पिता पूर्व ब्यूरोक्रेट और राजनेता हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।